क्या करो? कोई बात नहीं। ओ, ई सी लिखा हुआ है। ठीक है, अब ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे, हम यहाँ तक लास्ट टाइम कर चुके थे, है ना? चलिए इसको पढ़िए और ज़रा सोचिए कैसे होगा। एक कवर्ड वुडन बॉक्स है जिसका इनर मेजरमेंट है 128 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। बॉक्स होता है, आइए समझते हैं बॉक्स के बारे में। है, सब्ट्रैक्ट करेंगे कि प्लस करेंगे? हाँ, इनर मेजरमेंट है ना, हाँ ठीक है। इनर मेजरमेंट क्या है बताओ? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। आई एम का मतलब इनर मेजरमेंट क्या क्या है? 128 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। ये आपको दे रखी है इनर मेजरमेंट। अब बताइए उसकी जो वुड है वो किसकी थिकनेस कितनी है? अगर थिकनेस 5.5 होती है किसी भी उसकी, तो देखो अगर हम लेंथ की बात करते हैं, मान लो यहाँ पे थिकनेस इस तरीके से दिख रही है आपको थिकनेस, तो इस थिकनेस में इधर भी बढ़ेगा और इधर भी कितना बढ़ेगा? तो 5.5 दोनों तरफ बढ़ेगा, तो 5.5 दोनों तरफ बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा? 11। तो 11 ही इसमें बढ़ जाएगा, 11 ही इसमें बढ़ जाएगा और 11 ही इसमें बढ़ जाएगा। 11 बढ़ेगा तो कितनी हो जाएगी आउटर मेजरमेंट? 139। ये कितनी हो जाएगी? और ये कितनी हो जाएगी? 36। आ गया? अच्छा, अब आपको निकालना है इसका वॉल्यूम। तो अगर मैं आउटर में से इनर को माइनस कर दूं, तो आउटर डायमेंशन ये है, तो आउटर डायमेंशन का वॉल्यूम क्या आएगा? 139, 101 गुणा 36, और इनर का क्या है? 128 इंटू 90 इंटू 25। अब इनकी मल्टीप्लाई मत करने लग जाना, क्योंकि जो यूनिट डिजिट हम एक को यूनिट डिजिट से देख सकते हैं। जैसे इसकी दोनों की तो दो हैं, चलो यहाँ तो करना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों अलग हैं, तो पहले करते हैं। इसकी यूनिट डिजिट बता सकते हो? 9, 1 और 6 की? 4 पक्का? और इसकी क्या आएगी? 8, 0, 0। तो यूनिट डिजिट क्या है एट द एंड? और 4 किस ऑप्शन में है? अगर दो में होती तो करना पड़ता। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? पहले ये बताओ, आपको इनर मेजरमेंट मिल गई तो आउटर मेजरमेंट भी मिल गई, है कि नहीं? फिर आपने आगे की तरफ मूवमेंट को बढ़ाया। इसको आप यूनिट मल्टीप्लाई करने को कर सकते हो, लेकिन करके बहुत टाइम ही वेस्ट होगा। ठीक है, चले आओ इसको समझो। A cylinder has a curved surface area equal to 350% of the curved surface area of another cylinder. ठीक है, रेडियस का रेशो दे रखा है, तो रेडियस का रेशो क्या है बताओ? 3:1। और वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर, ठीक है वो तो बात की बात है। अब इस बात को समझो, एक सिलेंडर हैज़ ए कर्व सरफेस एरिया। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr1h1 लिखना पड़ेगा पहले वाले का। 350% है किसका? दूसरे का, तो 2πr2h2। ठीक लिख पा रहा हूँ? 2π से 2π खत्म। अच्छा, R1 की वैल्यू क्या है? ओ सॉरी 3, तो ये 3h1 हो गया। 350% को आप क्या लिख सकते हो? 350/100। और R2 की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, 0 से 0 कट कर लो, 5 से 7 बार, 5 से 2 बार, H2 को इसके नीचे ले जाओ, तो H1/H2 आपका आ जाएगा 7/6। पहले मुझे बताओ ये रेशो समझ में आया? ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे पढ़ते हैं। देन द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट % लार्जर देन द। अब बताओ
अगर हम बात करते हैं H1 H2 की, तो H1 H2 का रेशो तुमने क्या निकाला है? तो स्मॉलर सिलेंडर तो ये हुआ, हाँ जी, ये वाला पार्ट। और लार्जर सिलेंडर कौन सा हुआ? ये वाला। ओके, अब देखो, देन द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर, तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर, और एच क्या है? 6। और बड़े वाले का क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर और इंटू 7 इंटू 100 पे ये निकालना है। पाई से पाई खत्म, 3 से 2, बस अब तो कुछ कटेगा नहीं। 200 को 21 से भाग करना है, तो 21 से 9 बार जाएगा, 189, 11 बचे 0.0, 4 बार जाएगा, 5 बार, तो 9 पॉइंट, ये आंसर आ जाएगा। तो बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है ये, जिसको आपको समझना है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल R1 R2 दे रखी थी, कर्व सरफेस एरिया का 35%, 355%, तो 350% सॉरी। तो H1 और H2 का रिलेशन बनाना पड़ेगा। R1 R2 का रिलेशन है, H1 H2 का है। फिर इसने बोला कि छोटे वाले जो वो है सिलेंडर, उसका एरिया बड़े वाले का कितने परसेंट है। तो छोटे वाले का एरिया वॉल्यूम ऊपर आएगा, बड़े वाले का वॉल्यूम नीचे आएगा, और इनटू क्या कर देंगे? 100। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा 9.52। कर सकते हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, चले पढ़ो इसे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शेप पार्क एक्सीड इज ब्रेथ। लेंथ ब्रेथ से कितनी ज़्यादा है? तो अगर मैं ब्रेथ को x मान लूँ तो ये कितनी होगी? x + 15। इनका पैरामीटर क्या दे रखा है? आपके हिसाब से पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? और इसकी वैल्यू क्या मिल गई आपको? 2 से कर लेते हैं, ठीक है ना। L की वैल्यू आप x + 15 रख लो, और B की वैल्यू आप x रख लो, ठीक है। तो ये बताओ 2x की वैल्यू क्या आ गई? 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। लेंथ पूछ रहा है, तो 35 आपकी इसकी लेंथ हो जाएगी। यही आपका राइट आंसर। आसान सवाल है, तो कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें? ओके, इसको पढ़ते हैं। सारे वही आ रहे हैं, एरिया वाले, पढ़ो। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज दिस। तो इसका वॉल्यूम पूछा है। क्या होता है क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया? वेरी गुड, वो होता है 4a²। और 4a² की वैल्यू दे रखी है 144। 4 से कट कर देते हैं, नहीं, 4 तिया 12। क्या? देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। हाँ, तो मैं 4 से कट कर रहा था ना। अच्छा, तुम डायरेक्ट निकाल ले हो। हाँ, राइट राइट, यू आर राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो 12/2 आ जाएगी, मतलब 6 आ जाएगी। पूछ क्या रहा है इससे? वॉल्यूम। क्या होता है इसका वॉल्यूम? और ए क्यूब मतलब 6 का क्यूब मतलब 216। काफ़ी आसान बात है, चले। ओके, इसको पढ़ो। बिगर सर्किल सेंटर O, स्मॉलर सर्किल सेंटर P एक दूसरे को टच करते हैं एक्सटर्नली। तो आइए करते हैं। बिगर सर्किल है जिसका सेंटर है O, और स्मॉलर सर्किल है जिसका सेंटर है P, है ना। और एक दूसरे को टच करते हैं, इसका O है और इसका P है। सच दैट द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट LM। अच्छा, कॉमन टेंजेंट कहाँ होती है? ऐसे यहाँ पे होती है। तो ये L होगा या M होगा? इसकी लेंथ देखिए आपको 12 सेंटीमीटर।
इफ द रेडियस ऑफ द बिगर सर्किल, इस बिगर सर्किल की रेडियस दे रखी है आपको 18 सेंटीमीटर, तो पूछा है रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्किल R2, है ना, ये पूछा है। अच्छा मुझे बताओ, जैसे कि एक दूसरे को टच करते हैं, सुन लो, तो अगर ये 18 है तो ये भी 18 होगी क्या, और ये क्या होगी R2, है ना। क्या फॉर्मूला होता है LM का, O डैश का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस, ये तो होता है। ओके, LM की वैल्यू क्या है 12, तो 12 का वो चलो ठीक है, O डैश तो 18 प्लस 180 का को लिख दिया, 18 प्लस R2 का होल स्क्वायर, और माइनस ये क्या चल रहा है, या फिर इसे यही मत लिखो ना, इसे यही रहने दो। वैसे तो मैंने डायरेक्टली बताई थी आपको एक फॉर्मूला 4, ध्यान है कुछ, नहीं मैं बता रहा हूँ क्या होता है। LM की जो वैल्यू होती है, अगर दो एक दूसरे को सर्किल टच करते हैं तो ये वैल्यू होती है। अगर सर्किल एक दूसरे को टच करते हैं ना, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की ये वैल्यू होती है √4R1 इंटू R2, तो इस सबकी लगाने की ज़रूरत है नहीं। हाँ 2 बाहर लिख लो, बात वही है, लेकिन ये दो सर्किल टच करते हैं तभी होती है, लिख लीजिए, इफ 2 सर्किल्स touches each other externally, ठीक है। तो LM की वैल्यू 12 हो गई, R1 आपकी 18 है, R2 आपको निकालनी है, तो 144 हो गई, 4 इंटू 18 इंटू R2, 4 से कट कर लो और 18 से 2 बार, तो R2 जो है वो कितनी है 2, तो 2 इज द राइट आंसर। तो जब भी सर्किल टच करेंगे और बात अगर किसकी हो रही हो, कॉमन टेंजेंट की, तो ये वाली कहानी होगी जो आपके सामने है, ठीक है। ओके चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ो, बताओ जल्दी से, बता सकते हो इसे विद इन सेकेंड्स। एडजेसेंट फेसेस का आपको क्या दे रखा है एरिया, अरे भैया क्यूबॉइड है, अगर आपको इसका एरिया दे दूं मैं तो इसके सामने वाले का भी एरिया पता लग जाएगा, तो हर एक का डबल करना है, पहले का 5 है, दूसरे का 15 है, तीसरे का 27, 5 का डबल क्या होता है 15 का डबल, और 27 का डबल, इनको जोड़ दो आंसर आ जाएगा 94, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम का क्या रिलेशन होता है इसके साथ, यही होता है ना, अगर वॉल्यूम निकालना होता तो 5 गुणा 15 गुणा 27 ऐसे आता। वॉल्यूम का इनके साथ क्या एरिया होता है √A1 A2 A3, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं। इन ए सर्किल द कॉर्ड AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट L इंटरनली, तो सर्किल ऐसा होता है, AB और CD कॉर्ड बना लीजिए, ये AB है और ये CD है, ओके। AL आपको दे रखा है 9 सेंटीमीटर, LB दे रखा है 7 सेंटीमीटर, LD दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो CL पूछा है, हाँ अब मैंने बताया था आपको, है ना, क्या बताया था, अगर दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरनली कट करती हूँ तो L को पकड़ो, किसको पकड़ो, जो भी बीच में कट हो रहा है, L से A तक जाओ और L से कहाँ तक जाओ, लिखो LA इंटू LB, L से ही A तक जाओ, L से कहाँ तक जाओ B तक। अब कौन सी कॉर्ड रह गई,
हाँ ऐसे ही जाओ एल सी तक और एल से डी तक। एल है आपका 9 है, एल बी आपका 7 है, एल सी कितना है और एल डी है 3। 3 से 3 बार, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 21। तो 21 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है जो आप कर रहे हो, थ्योरम है सिंपल सी, ठीक है। चले आगे, आओ इसको पढ़ो। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, अगर उसका एंगल क्या है ये हो, ओके एंगल ये हो और इसकी सरकम रेडियस आपकी इतनी हो। 2 4 6 एंगल बता सकते हो क्या क्या हो सकते हैं? तो रेशियो क्या दे रखा है आपको, कटपिट कर दो। आपके हिसाब से तीनों का सम 6 की वैल्यू, ये 30 आ गई, तो ये 30 हो गया, ये 90 हो गया, नहीं ये 60 हो गया, सॉरी ये कितना हो गया 60, और ये क्या हो गया 90। ओके तो एंगल हो गए आपके ये वाले। ये है ना, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मुझे बताओ ये सरकम रेडियस इसकी राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? राइट एंगल ट्राइंगल की सरकम रेडियस के बारे में पता है क्या होती है? हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई 2, ये केवल राइट एंगल में होती है। और ये कितनी दे रखी है? ये दे रखी है 12। तो हाइपो कितना आ गया बताओ? हाइपो आ गया 24, हो गया। सुनिएगा, तो हाइपो आ गया 24, तो या तो क्या यही आंसर है फिर तो। अरे और तो किसी में 24 है ही नहीं, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो तो डायरेक्टली भी हो जाता। लेकिन अगर बाहर की साइड निकालनी होती तो क्या करते? देखो इससे आप जब भी ध्यान रखना, जब भी ट्राइंगल में एंगल ऐसे हो 30 90 60, तो अगर ये 1 होती है तो ये क्या होती है और ये क्या होती है, तो 2 की वैल्यू कितनी है? नहीं ये 1 होता है, √3 होता है, तो 2 होता है, 2 की वैल्यू 24 आएगी। तो अगर 2 की वैल्यू 24 होगी तो 1 की वैल्यू क्या आएगी? तो ये लेंथ 1 की वैल्यू 12 आ गई, और √3 की लेंथ क्या आएगी? 12 √3। तो दैट्स वाई द आंसर इज लास्ट वन, राइट। तो ये अपने आप में काफ़ी सही क्वेश्चन है जो नेचुरली पेपर में आपको समझना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले यही सोचना है कि एंगल्स को चेंज करना है, फिर ये कौन सा ट्राइंगल है ये आपको पता करना है। जब आपको ट्राइंगल पता लग जाता है तो उसके बाद आप आगे की तरफ मूव करोगे, ठीक है। ओके इसको देखो, साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी एक्सटेंडेड अप टू डी। इस लाइन का जब भी ये क्वेश्चन ये लाइन आती है तो आप बनाओ एक ट्राइंगल ए बी सी, और बी सी को आपने एक्सटेंड कर दिया डी तक, तो ऐसे डी तक एक्सटेंड हो जाएगा सच दैट सी डी इक्वल है ए सी के, और एंगल बी ए डी जो है पूरा बी ए डी वाला है, ये पूरा एंगल 118 है। ए सी बी भी दे रखा है आपको 80, तो ए बी सी की वैल्यू पूछिए। ओके ये वाला बिल्कुल 100 हो जाएगा। अब आपको ये वाला ट्राइंगल दिख रहा होगा, इस ट्राइंगल में क्या है, दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। कितना यूज़ कर लिया तुमने, कितना बचा? तो ये भी 40 होगा, ये भी क्या होगा? तो
तो 118 में 40 माइनस करो, ये आ जाएगा। आ गया। अभी 158 है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा अच्छा, 118 में से 40 माइनस करो। अच्छा तुमने पूरा ही कर दिया। तो 118 था ना, ये 40 करोगे तो कितना आएगा? 78 और 80 का सम कितना आएगा? तो ये कितना होगा बताओ? क्योंकि आपको पता है ट्राइंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है? 180। तो 180 में से 158 माइनस कर दो, कितना? 22। तो ये जो एंगल है ये 22 है, राइट? ऐसे करना है। इसको पढ़ो और ज़रा बताओ क्या करोगे। हम्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द सर्किल? सेक्टर का जो एरिया होता है वो आर्क लेंथ क्या होता है? हाफ एल इंटू आर होता है ना। फॉर्मूला याद है कुछ? एक फॉर्मूला होता था हाफ एल इंटू आर। तो ये तो बात सही है। रेडियस ऑफ द इनसर्किल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल यही होती है अगर साइड एस होती है, ठीक है ना। लेंथ ऑफ एन आर्क, सेंटर एंगल मेड बाय द आर्क बाय 360। हाँ, उल्टा लिखा है ना। तो बस खेल खत्म हो गया। नहीं, ये एरिया लिखा हुआ है, लेंथ नहीं लिखी हुई। ये एरिया लिखा हुआ है ना। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो एरिया लिखा हुआ है ना, जबकि बात किसकी हो रही है? तो यही गलत है। सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस विद सिमिलर साइड। हाँ बिल्कुल बात है, सेम रेडियस होगी तो कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एक जैसे। पहली बात है। चलिए इसको कर लीजिए फाइनली। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्किल इज दिस एंड देयर रेडियस आर दिस। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट? निकाल सकते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला। तो आपको ओ डैश दे रखी है, वन। रेडियस कितनी दे रखी है? 42 और ये 51। क्या होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला? माइनस R1 माइनस, तो 81 का स्क्वायर और यहाँ इन दोनों का अंतर 9 का स्क्वायर, ठीक है। एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। कितना है घटा के? 72, है ना। अच्छा 90 को आप 9:10 लिख सकते हो और 72 को क्या लिख सकते हो? तो 9 बाहर आ गया, आ गया। अब 80 को भी आप 2:10 को भी 2:5 लिख सकते हो और 8 को भी 2:4 लिख सकते हो। तो 2 बाहर आ गया, 4 का फिर 2 बाहर आ गया, बेसिकली 4 ही बाहर आ गया, √5। तो क्या आंसर आ जाएगा? 36√5। कर लेंगे तो ये मुद्दा रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हुई आज की बात। फाइल भेज दूँ मैं आपको? कहाँ तक भेजी थी मैंने फाइल पिछली बार?